अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से हमारे सारे देखने वालों को खुशामदीद। मेरा नाम शाज़िया रफ़ीक है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज़ ए काउंसलर की खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। जैसा कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स ये जानते हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है गाहे बगाहे लाइव सेशन का इनका इनेकाद करता है और इन लाइव सेशन का मकसद ये होता है कि हम आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने आज इस लाइव सेशन का इनेकाद किया है। इस लाइव सेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया है कि हमें जो है स्टूडेंट्स की तरफ से ये बहुत सी क्यूरीज रिसीव होती हैं कि हम बैरूनी मुल्क स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें बताया जाए कि उसका प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे बैरूनी मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे एडमिशन के चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करा दूँ। हमें आज ज्वाइन किया है वकार बेग ने। वकार बेग इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद फास्ट यूनिवर्सिटी एंड ही हैज़ मोर दैन अ डेकेड एक्सपीरियंस टू गाइड काउंसलर स्टूडेंट्स। जब पाकिस्तान में इस चीज़ की बात होती है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, उसके क्राइटेरिया, उसके प्रोसेस को अगर डिस्कस करना हो, तो वकार बेग is considered as an authority on this topic. He is also an admin and running a group on Facebook by the name of Scholarship Network, जिसके more than 500,000 members हैं। मैं इनकी बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। Thank you very much for joining us today and welcome to the show. Thank you so much and अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम फ्रॉम माय एंड। आज का जो हमारा लाइव है इसका टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस टू गेट एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं वो व्यूअर्स जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं उन्हें माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि उनको आइडिया हो सके कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर एक्चुअल में है क्या। इस वक्त पाकिस्तान में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के 2 सेंटर हैं जिनका क़याम 2016 में हुआ। हमारा एक सेंटर इस्लामाबाद में है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है और हमारा जो दूसरा सेंटर है वो लाहौर में है जो कि लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर काम कर रहा है। इन सेंटर्स के बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान चूँकि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में इसका शुमार होता है जहाँ से काम के सिलसिले में, स्टडीज़ के सिलसिले में लोग मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब हम इमिग्रेशन या माइग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन को जो है जनरल पब्लिक में उसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। उस गैप को फिल करने के लिए माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का काम अमल में आया ताकि जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट किया जा सके उस सिलसिले में जब वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे काम के सिलसिले में या स्टडीज़ के सिलसिले में, उनको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो, गाइडेंस रिक्वायर हो, उस सिलसिले में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है उनको हेल्प आउट करता है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की बेसिकली 4 सर्विसेज हैं। हमारी पहली सर्विस जो है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग में आपकी कोई भी क्यूरी है ऐसे लोगों की जो कि इंटेंडेड माइग्रेंट है जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके मुल्क से बाहर जाने से पहले। हमारी दूसरी सर्विस है रेफरल। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं ये आपको क्लियर करती चाहूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को हेल्प आउट नहीं करता, बल्कि वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, अगर आपको कोई मुश्किल फेस करनी पड़ रही है या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पर रब्ता करें। हम गवर्नमेंट की वो एंटिटीज जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, हम उनके साथ आपको इन टच करवाएंगे। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड द पीपल हु नीड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। हमारी जो तीसरी सर्विस है वो है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन। ये उन लोगों के लिए है जो मुल्क से बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जिनका वीज़ा प्रोसेस हो चुका हुआ है, अगर वो जॉबियंस हैं उनको जॉब मिल चुकी हुई है, अगर वो स्टूडेंट्स हैं उनको दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल चुका हुआ है और वो पाकिस्तान से जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो वो जिस मुल्क में जा रहे हैं, जो डेस्टिनेशन कंट्री है, वहाँ जाके उनको हेल्प आउट करती है। हम उस मुल्क के कल्चर के बारे में उनको बताते हैं, उस मुल्क के लॉज के बारे में बताते हैं, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि वहाँ जाके ऐसे पाकिस्तानी माइग्रेंट उनके क्या राइट्स हैं और अगर उनको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसका वो सोल्यूशन कैसे तलाश कर सकते हैं। हमारी चौथी सर्विस जो है वो आउटरीच है। आउटरीच में हम कम्युनिटीज़ में लोगों तक, जनरल पब्लिक तक खुद जाते हैं, उन लोगों तक जिनको माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में नहीं पता, ताकि हम उन्हें बता सकें कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर क्या काम कर रहा है, वो कैसे हमें रीच आउट कर सकते हैं और कैसे हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं।
इस वक्त आपको स्क्रीन पर माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की हॉटलाइन नंबर नज़र आ रहा होगा। ये अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आप हमसे रब्ता करें और हम आपका फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पर मैं ये क्लियर करती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की सारी सर्विस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और टॉपिक पे बात करने के लिए अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें अब ज्वाइन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक ये है कि हाउ टू इंक्रीज आवर चांसेस टू गेट एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। इसमें जब पहला सवाल जो मोस्टली यहाँ पे अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है तो आपको मुल्क से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा आपसे 2 पार्ट क्वेश्चन है कि क्या ये सही है कि अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है तो आपको इजीली दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स सपोज अगर आपका सीजीपीए नहीं अच्छा तो आपके कितने चांसेस हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सके? थैंक यू सो मच शाजिया फॉर द इनविटेशन और जो सुन रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन ये है कि कितना ज़रूरी है सीजीपीए बाहर एडमिशन के लिए। तो अगर आप एडमिशन की बात सिर्फ करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडीज़, बैचलर, मास्टर्स एंड देन फर्दर हायर एजुकेशन टुवर्ड्स पीएचडी, तो ऑब्वियसली सीजीपीए मैटर करता है जब आप अगर आप सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं। तो लेकिन ये डिपेंड करता है बिकॉज मेनली अगर आप एडमिशन चाहते हैं यू कैन पे योर एक्सपेंसेस। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैटर इतना नहीं करता सीजीपीए, तो नॉर्मली दे लुक फॉर द अदर थिंग्स एज वेल, तो एडमिशन हो जाता है। ऑब्वियसली रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर यूनिवर्सिटी टॉप रैंक्ड है जो कि क्यूएस रैंकिंग से पता लग सकती हैं, या और टाइम हायर एजुकेशन टीएचईएस की रैंकिंग है, आप उनके अंदर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं या अपने सब्जेक्ट से, तो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर, मास्टर या आगे पीएचडी पे, तो वो डिपेंड करता है। तो देखिए एडमिशन इज़ नॉट अ बिग इशू। अगर आप सीजीपीए को देखें या परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं गोइंग फॉर द बैचलर, अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो अपना सीजीपीए बैचलर्स का देखें। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए देखें तो बिल्कुल मैटर कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आप का जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो शो करता है आपके प्रोफाइल के अंदर, मेजर जो आपको रिप्रेजेंट करता है वो सीजीपीए है। तो जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ आर मेकिंग देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, तो वहाँ आपका सीजीपीए एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। बट यस, देयर आर मैनी कंट्रीज जहाँ आपका सीजीपीए इतना नहीं मैटर करता। मतलब वो केसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के अगर आपका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट उन कंट्रीज़ के अंदर फर्स्ट प्रोफेसर्स हैं अदर दैन द यूनिवर्सिटीज़, तो उसके अंदर आप बाईपास हो सकता है प्रोसीजर, और कई मेथड्स होते हैं। मतलब अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है और यू हैव सम पब्लिकेशंस, तो वहाँ बड़ा मैटर करता है। कई स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हैं जो कि मौका दे रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स का सीजीपीए नहीं, ओवरऑल प्रोफाइल काउंट के, जैसे फुल ब्राइट है या इस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं वो काउंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ फिर सीजीपीए इतना मैटर नहीं करता। और इसी तरह कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर स्टूडेंट ज़्यादातर एडमिशन नहीं ले रहे होते, तो कंपटीशन कम होता है, तो सीजीपीए वहाँ भी लो डाउन हो जाता है। इसकी मिसाल जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट यस स्कॉलरशिप्स कम हैं वहाँ जर्मनी में ड्यू टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस तरह करके है। और जिस तरह सेकंड क्वेश्चन यही था आपका कि लो सीजीपीए किस तरह कवर अप कर सकते हैं, यही था शाजिया आपका सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, अभी देखिए जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि अगर आपका सीजीपीए कम भी है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है फिर, लेकिन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में बेशक आप फाइनेंशियल उस पे जा रहे हैं, तो उनमें तो फिर आपके चांसेस नहीं होते ना अगर आपका सीजीपीए नहीं अच्छा। मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा कि चांसेस नहीं है, कम है लेकिन चांसेस फॉर श्योर हैं। डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर जा रहे हैं एंड यू हैव गुड परफॉर्मेंस इन फुल ब्राइट के अंदर है, तो यू आर गेटिंग द यूनिवर्सिटी। या इवन अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, आपकी पब्लिकेशंस अच्छी हैं और आपकी सीजीपीए बेशक कम है, तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी आपको उठा रही होगी। चाइना के अंदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, शिंगुआ है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा तो ये टॉप रैंक जो टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर आती हैं, यू कैन ईजिली गेट द एडमिशन प्लस स्कॉलरशिप है।
Same is the ओके, तो case with यहाँ the US. यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सही होनी चाहिए। फर्दर डेफिनेटली वो हम उनसे डिस्कस करेंगे कि जब अगर हम उन्हें सिर्फ ये बताते हैं कि ओके अगर आपका सीजीपीए नहीं भी स्ट्रॉन्ग फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है, तो यहाँ लेकिन हमें उन्हें ये क्लियर करना है कि सीजीपीए के अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनके चांसेस को इंक्रीज करती हैं। वो उसके ऊपर मैं चाहूँगी कि हम फर्दर उस जी, मैं पर एक 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 चीज़ करके ज़रूर डिस्कस इसमें करें। ऐड करूँगा कि मेरे ख़्याल में अगर इसको इस तरह हम बात करें कि स्टूडेंट्स ने फर्स्ट थिंग कि जो लो सीजीपीए हैं उनको ये यकीन होना चाहिए कि उनका एडमिशन हो सकता है, पहली बात, और स्कॉलरशिप पे, तो ये उनको यकीन होना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए चाहे आपका हाई सीजीपीए चाहे लो सीजीपीए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एडमिशन कहाँ लेना है, ये आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, सिंपली एज दैट। कई जगह पे मैंने बताया प्रोफाइल मैटर, कई जगह पे तो अगर मैं जनरल स्टेटमेंट दूंगा तो वो मैटर नहीं करती या फॉर एवरी प्लेस। तो इस वजह से मैं सिर्फ ये चीज़ इस बात को मैं कहूँगा कि अगर आपका लो सीजीपीए तो यू कैन ईजिली गेट, और चाहे हाई सीजीपीए सेम इज़ द केस आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका होमवर्क बड़ा अच्छा कंप्लीट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरह और कहाँ अप्लाई करना है, और ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की चीज़ें मैटर करते हैं जो आगे हम बारे में डिस्कस करें। इसमें सबसे पहले चीज़ हम फर्दर इसमें जाएंगे। जो पहली चीज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी, पाकिस्तान के अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, जिसको हम कहते हैं आइल्स। अब जब हम यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनकी एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपको अथॉरिटी हो, आप प्रोफिशेंसी हो, आप उसको कर सकें। ये एक जर्नल है कि अगर आपने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आईएलटीएस आपका होना चाहिए। उसमें वो बैंड मेंशन कर देते हैं ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए आपको कितना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी नेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है, तो क्या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट आईएलटीएस होती है, या उनकी जो नेशनल लैंग्वेज होती है आपने उसको क्लियर करना होता है? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मनी, हम इटली की बात करते हैं या और भी ऐसी कंट्रीज है, तो वहाँ पर सिचुएशन क्या होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता, वो इस चीज़ पे कंफ्यूज हो बैठते हैं कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल दे हियर अबाउट द जर्मनी, कहते हैं हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, किसी और कंट्री का नाम सुनते हैं तो वो ये कहते हैं जी हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आइल्स है या टॉफल है या इस तरह के कोई भी इंग्लिश टेस्ट हैं, वो समझते हैं कि वो नहीं देने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए एक जनरल चीज़ समझ लें आप लोग कि जो जो डिग्रीज़, अगर आप एक ऐसी फील्ड के अंदर हैं जिसके अंदर आपका ज़्यादातर जो काम है वो पब्लिक इंटरेक्शन के अंदर है, तो फिर वहाँ आपको लैंग्वेज की उस कंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। जिसकी मिसाल आप इस तरह दे दें कि इफ़ यू आर इन द मेडिकल फील्ड, और अगर आप ने आगे फर्दर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली आप जर्मनी में एजुकेशन हासिल करेंगे या फ्रांस में, तो आपको लोगों के साथ बोलना है, या इस तरह की कोई भी कंट्री है इंग्लिश के अलावा, तो आपने वहाँ बात किस में करनी है, उनकी लैंग्वेज में। तो अब आप कहें जी मैं डिग्री उसके बगैर कर जाऊँगा, तो वो लॉजिकली, तो ये तो समझ आए। इस तरह अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं, तो आपकी जो फर्दर डिग्री है, आप कैसे है कि आपने लोगों के बीच में जाके काम करना है। आपकी फर्दर डिपेंड कर रही है, लोगों से डिस्कशन है, आपने वहाँ मुकदमे लड़ने हैं, आपने वहाँ प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी लैंग्वेज। लेकिन अगर आप यही चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइड पे, और आप रिसर्च कर रहे हैं मेडिसिन, तो यू हैव टू स्पीक विद योर पीयर्स ओनली, और लोगों के साथ बात करनी है जो इंग्लिश में बात समझते हैं करते हैं, तो देन इज़ फाइन, आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ ये सोचें, अगर आपकी फील्ड ऐसी है जो आगे प्रैक्टिसिंग है, जिसके अंदर लोगों के साथ इंटरेक्शन है उस मुल्क के अंदर, जो कि इसका पार्ट है, तो फिर आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी, और वो अभी नहीं मांगेंगे तो बाद में आपसे प्रोफिशिएंसी मांग लेंगे, रिक्वायरमेंट हो जाएगी डिग्री। तो मैंने ये देखा कि 90% बल्कि 95% जो लोग हैं पाकिस्तानी बाहर उन डिग्रीज के लिए जाते हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस ना करनी पड़े। तो मोस्ट ऑफ यू डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक, सिर्फ इंग्लिश रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, और उन मुल्कों में भी मांगी जाती है जहाँ लैंग्वेज हो रहा है, जर्मनी या और कोई कंट्री ले लें, और उसकी रिक्वायरमेंट कई रीजंस हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी कम्पीट्स फॉर द इंटरनेशनल रैंकिंग्स। तो तो उनकी कई रिक्वायरमेंट्स है, जिसके अंदर ये है कि जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनके अंदर आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, जिसके अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट या इस तरह के और टेस्टिंग या GRE है, आप इस तरह के टेस्ट ले रहे हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि आपके पास जब तक नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नहीं होना, वो कहेगी अच्छा जी हमने हर किसी को उठा लिया। जबकि यही अगर चाइनीज यूनिवर्सिटी देखें तो नॉर्मली दे डू नॉट रिक्वायर, अभी तक नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया है,
बिकॉज उनको क्वालिटी पे बड़ा शक पड़ जाता है स्टूडेंट्स, कई दफ़ा मसला डालते हैं, दे डू नॉट गिव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रोफेसर आपका जब कर रहा होता है तो प्रोफेसर इज़ एन एंटिटी जो कि खुद एक लेवल ऑफ क्वालिटी, ऑब्वियसली ही इज़ अ प्रोफेसर, किसी ना किसी कंपटीशन के साथ आया एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ इंग्लिश टेस्ट माफ़ हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर एक्चुअली होल्ड कर रहा होता है आपको, और प्रोफेसर वो क्लेम भी यही करते हैं कि अच्छा ये प्रोफेसर ने इसको सेट किया तो ऑब्वियसली क्वालिटी ये मेंटेन की हुई है। तो द थिंग इज़ दैट कि इंग्लिश टेस्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जब भी करना है तो ज़रूर दे दें। अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं मांग रही किसी भी मुल्क के अंदर, या आप कहते हैं इवन इन यूके कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, एम्बेसी मांग लेगी। एम्बेसी कहेगी जी हमें तो यकीन ही नहीं है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दी। और ये वीज़ा रिजेक्शन की ज़्यादातर इशूज़ हैं। अभी पिछले रोज़ मेरी एक एम्बेसी के जो क्या कहते हैं हेड है उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, वो एम्बेसी बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट करती है, तो मैंने वैसे उनसे पूछा कि इश्यूज़ क्या हैं, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या है? तो फर्स्ट मेजर रीज़न कि ज़्यादातर लोग कंसल्टेंट्स जो हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने रखी हुई होती है उनके थ्रू आते हैं, होमवर्क नहीं किया होता उन्होंने। तो क्या होता है, वो यूनिवर्सिटीज़ किसी एक बिल्डिंग के अंदर बनी हुई होती हैं, एक कमरा उन्होंने लिए हुए हैं, 2-3 कमरे, तो वो हमें पता होता है। ज़ाहिर बात है अगर मैं आज आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताएं आप किस सिटी से हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं रावलपिंडी से, मैं आपसे किसी कॉलेज का नाम लूँ तो आपको पता होगा उस इलाके के अंदर तो यूनिवर्सिटी बन ही नहीं सकती, और वहाँ यूनिवर्सिटी लोग हैं तो दे नो ऑलरेडी। तो फर्स्ट पॉइंट वो क्या होता है, फॉरन रिजेक्शन हो जाती है। पर जो लोग हैं जो आपको हेल्प आउट करें, आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट द कंसल्टेंट, दे आर वर्किंग वेरी गुड, पीपल आर वर्किंग वेरी गुड। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि कुछ जो कि आप ऐसे हैं कि आप अपने उनके ऊपर वर्कआउट खुद नहीं करते, जो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट एडमिशन लेते हैं जहाँ उनके कमीशन वगैरह। बट आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनी कंसल्टेंट, एवरीवन इज वर्किंग वेरी गुड जो भी अपने काम कर रहा है। सिर्फ इसके अंदर ये चीज़ देखनी जरूरत है कि आपने जाना है तो आप खुद हर चीज़ को देखें, मतलब आपकी ज़िंदगी का फैसला है बड़ा अहम। तो आप खुद कर रहे हैं या किसी के थ्रू कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ज़रूर पता हो कि आगे चीज़ें बड़ी सही हैं, रियल हैं, यूनिवर्सिटी किसी एक फ्लोर के ऊपर तो नहीं है। तो इट इज़ नॉर्मल, हर एक को पता होता है क्या है, तो रिजेक्शन की रेशो भी आती है। तो इस वजह से आपने हमेशा एक अथेंटिक यूनिवर्सिटी और रिजल्ट्स वगैरह जो भी आपके आइल्स या टॉफल के हैं मस्त देने। और अगर कोई रिक्वायर नहीं कर रहा तो आप को पता आगे एम्बेसी कर लेगी। चंद कंट्रीज बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे होते हैं, जिसमें जनरली मैं कह देता हूँ चाइना है, बट बाकी अदर कंट्रीज में चाहिए होता है तो इस वजह से दे रहे हैं। आई नो बड़ी ज़्यादा फीस है, आई थिंक अब 45 हो चुकी होगी ड्यू टू द करंट रेट ऑफ करेंसी, 45-50, आई एम नॉट श्योर। बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन ये है कि कोशिश करें, उधार ले लें। बंदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके ये तो सीख ही जाता है कि कैसे लोगों से पैसे मांगते हैं एक दोपहर खाने के लिए, अगर रोज़ दे ही देते हैं ऑब्वियसली आप लोग यार महीने में, तो कोशिश करके दे दें, आपकी अपनी किस्मत का फैसला। अच्छा, आपकी ये ना बात मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगी है जो आपने अभी मेंशन किया कि अगर आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट का ये हो कि जी मैंने सारी डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारे सिर में मोस्टली कॉन्सेप्ट यही स्टूडेंट्स के आता है कि जी शायद मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आपने अभी जो जिक्र किया कि वो छोटे छोटे कमरों में बनी होती हैं जिनका हम टर्म यूज़ करते हैं कि वो वीज़ा मिल्स हैं। वैसे अपने मुल्क में उनको लीगली स्टेटस टेक्निकली होता है कि वो एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन उनकी कोई रैंकिंग नहीं होती। तो डेफिनेटली जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के काम का मकसद ही ये है कि हम ये गाइडेंस देते हैं लोगों को कि जब आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इन्फॉर्म डिसीजन लें। जाने से पहले चेक करें कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो सही भी है या नहीं है। और हमेशा उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करें जिनकी रैंकिंग अच्छी है, ताकि आप भी उनको चेक कर सकें। सेकंड, यहाँ पे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ने नहीं मांगा आईएलटीएस और आपके वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट आईएलटीएस कर लेता है तो क्या उसकी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी एक और एबिलिटी ऐड कर रहा है कि जी मेरे पास ये एबिलिटी भी है, आपने नहीं पूछा था लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हाँ आई एम एबल, मेरे पास इसका भी रिकॉर्ड है। तो क्या उससे इफेक्ट पड़ता है? देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिस तरह मैंने आप बताया कि अगर आप वीज़ा का देखें तो ये बड़ा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई होती हैं, हर एक की बड़ी वेल डिफाइंड है। एंड द थिंग डिपेंड्स ऑन द केस ऑफिसर जो आपका केस देख रहा है इन एवरी वीज़ा। तो इसको इस तरह ही समझें, केस ऑफिसर ने देखना है।
अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हाउ ही विल सी द थिंग्स। क्रेडिबिलिटी हर चीज़ मैटर करती है। फॉर एग्जांपल क्रेडिबिलिटी इसी वजह से कहते हैं कि हर डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएं। इवन दे आर आस्किंग यू फॉर द बैंक बैलेंस, तो जिस स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स आते हैं उनको बैंक बैलेंस की नहीं जरूरत है, क्योंकि सारी बात है दे आर पेइंग अ लॉट, दे आर पेइंग यू एवरीथिंग फ्रॉम स्टाइपेंड टू ट्यूशन फीस। तो आप यही कहते हैं कि अच्छा जी हमें तो वो सब कुछ दे रहे हैं तो हम बैंक बैलेंस क्यों करें? हालांकि क्यों भाई, मेरे तो जी 20 रुपए पड़े हुए हैं बैंक के अंदर, तो इट्स फाइन। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट उनको दिखाएं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी वजह से बने हुए हैं। आप अपनी ना सोच लगाएं, क्योंकि दे आर वर्किंग क्वाइट लॉन्ग, बहुत अरसा होगा उन्हें काम करते हुए, उनको हर चीज़ पता है, उनकी कोई ना कोई रीज़न है। आप उसमें ना पढ़ें, जो उन्होंने कहा आप वो पूरा करें, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी। तो इसके अंदर क्रेडिबिलिटी के अंदर अगर आप देखें तो आइल्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, टॉफल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या इसी तरह बाकी स्कोर हैं, जी मैट, जी आर। तो अगर आप जमा करवाते तो पीपल विल नो कि यू आर अ वेरी सीरियस स्टूडेंट। तो अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कुछ कम भी है तो, और आप समझते हैं कि कहीं वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस नहीं है, तो यस, दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस ऐड द वैल्यू। देखें, जब कई मुल्कों में आप एडमिशन लेते हैं जहाँ स्कॉलरशिप नहीं होता, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करते हैं तो किसी होती है क्रेडिबल करने के लिए कि यू आर रियली अ सीरियस स्टूडेंट्स, और आपको मसला नहीं है वहाँ जाकर आप खुदा न खास्ता मांगना नहीं शुरू हो जाएंगे, या पैसों की आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ जाएगी, वहाँ आप लाइबिलिटी बन जाए ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस वजह से आपके वो अकाउंट के अंदर पैसे देखते हैं, या लॉक अमाउंट करवाते हैं, कई प्रोसेसेस होते हैं। तो सिंपली इसको इस तरह ही सोचेंगे, केस ऑफिसर को क्रेडिबिलिटी के लिए तो डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कहता कि बड़ा लाजमी है, बट येस, एवरीथिंग विच इज़ ऑथेंटिक हैज़ सम वैल्यू। वो आपके जो प्रोफाइल है वीज़े के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब मैं ना आपके साथ थोड़े से डिस्कस करना चाहूँगी, जब हमें लेट्स सपोज कि मैंने एडमिशन लेना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपके साथ उनके साथ कुछ डिस्कस करूँगी कि आप स्टूडेंट्स को उनके बारे में गाइड करें कि वो कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, या एक्चुअल में वो क्या होती हैं। इससे पहले मैं सिर्फ हमारे जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वक्त हमें कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप वेट करें। हमारे सेशन के एंड पे हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, तो स्टे विद अस। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम एडमिशन के पेपर सबमिट करवाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है रिकमेंडेशन लेटर। आप इसके बारे में बताएं कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है? जी बिल्कुल, ये रिकमेंडेशन लेटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स में से है, और ये होता ये है कि दे नीड सम रेफरेंस ऑफ यू, जो कि आपको जानता हो और आपके प्रोफाइल के बारे में और आपके ओवरऑल जो क्या कहते हैं एजुकेशन और लाइफ के बारे में कमेंट कर सके। तो बेसिकली आप ज़्यादातर ऑब्वियसली यू आर गोइंग फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक 80% ऑफ स्टूडेंट गोइंग फ्रॉम द एकेडमिक फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, और बाकी 20-25% फ्रॉम द जॉब्स। तो उनको एकेडमिक जो रिकमेंडेशन लेटर है वो चाहिए होता है। नॉर्मली प्रोफेसर से ज़्यादातर लोग लेते हैं कि आप जा रहे हैं आगे एजुकेशन के अंदर, तो प्रोफेसर से जो कि जॉब करें, मैं उन्हें ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि टेक वन लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एज वेल, बट नॉट एवरी लेटर। आपको एकेडमिक लेटर मस्ट लेना है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ ओके अगर नहीं मेरा आपको प्रोफेशनल अपने जो इदारा है उससे लेटर, लेकिन एकेडमिक लेटर मस्ट होना चाहिए। और नॉर्मल यूनिवर्सिटी मेंशन भी करती हैं कि अच्छा कुछ कह देती हैं जी हमें एकेडमिक लेटर एक चाहिए और जो आपके करंट बॉस हैं उनसे एक लेटर चाहिए। तो ये होता क्या है कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि आप एज अ कैसे हैं, आपकी प्रोग्रेस कैसी है, या आप एज अ कैसे, वो पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर एक्सप्लेन करते हैं। इसके कई मोड हो सकते हैं, कुछ में ये होता है कि वो रिटर्न मांगते हैं, आप उसको भेज देते हैं, कुछ कहते हैं सील करके भेजें। आजकल क्या सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन, वो क्या कहते हैं आप उनका ईमेल एड्रेस देते हैं, वो उनको ईमेल कर देते हैं प्रोफेसर को, और प्रोफेसर ने क्वेश्चन फिलअप करने होते हैं, और कई जगह पे लिखा होता है कि क्वेश्चन भी फिलअप किए हैं, तो अब आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं या एक ऐसे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट के बारे में बता दें। तो नॉर्मली आपने प्रोफेसर को बताना होता है जी ये, हाँ उन्हीं प्रोफेसर से बात जाए जिन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, या जो आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो कमेंट कर सकें। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं और इन्होंने हमें देखा हुआ है तो उनसे आप ले रहे हैं। दे मस्ट कमेंट वेरी विविडली। तो नॉर्मली इसके अंदर बड़ा इश्यूज जो हमें आते हैं लेटर के अंदर, कि वो स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद हमारी तारीफ उन्होंने करके देनी। ऑब्वियसली ये उसी तरह ही आप सोचते हैं कि वो रेफरेंस जैसा वो रिश्ते के अंदर लिया जाता है कि तारीफ की जाती है, अच्छा जी बेटा या बेटी हमारी इस वक्त ये कर रही है और वो कर रहे हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर बेसिकली प्रोफेशनली उन्होंने कमेंट करना होता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, नॉर्मली स्टूडेंट्स जब जाते हैं प्रोफेसर तो प्रोफेसर कहते हैं खुद लिख कर लें,
ये प्रैक्टिस चलती है, जो कि होना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन टाइम नहीं इतना होता, तो वो क्या करते हैं, आप खुद लिख के लेके जाते हैं, या प्रोफेसर कहीं से कॉपी किया, अगर किसी ने उठाया तो होता क्या, उसने लिखा होता है कि बड़ी ज़्यादा तारीफें लिखी होती है, तो वो बड़ा एक सुपरफिशियल सा लगता है लेटर। आपकी अपनी क्वालिटी इतनी ज़्यादा, मतलब कहता है बड़ा बेहतरीन स्टूडेंट है, वहाँ जीपीए है ही कुछ नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं जी बड़ी इसने एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करता है ये वो, तो वो कहते हैं इसकी तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं, ये जी बड़ा रिसर्चर है, आगे पेपर ही कुछ नहीं। तो चीज़ें बड़ी मैच करनी चाहिए, बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। इसके अंदर ये नहीं है कि अगर आप कहें जी प्रोफेसर ने बड़ी तारीफ कर दी है, तो आप कहें जी अच्छा ये तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, तो वो शायद उनको मिल जाएगा। नहीं, इसके अंदर जितना है डिटेल आपके बारे में लिखा होगा, नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रहा बार बार कि आप कह दें मुझे वो सुपर मैन या सुपर वुमन बना के पेश करें, तो वो नहीं। नॉर्मली जो आपकी क्वालिटीज़ है वो मेंशन की हुई हैं, और वो भी ये क्वालिटीज़ नहीं कि आप कहें अच्छा यार क्वालिटीज़ का टेबल निकाला, उसके अंदर जितने वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना शुरू है। जो आपके साथ है, मतलब इफ़ यू आर स्टडिंग सम सब्जेक्ट, उसके कोर्स के मतलब कि कैसे ये प्रोजेक्ट्स किया, तो कैसे परफॉर्म किया, कोई अगर कोई एक्टिविटी हो रही थी, कोई इवेंट हो रहा था, उसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो प्रोफेसर बेसिकली ये एक्सप्लेन करें। और कोशिश करें प्रोफेसर ऐसे हों जो जिनको कोशिश करें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइजेबल हो, जिनका नाम लिखें तो किसी रिसर्च वगैरह के अंदर आ जाए, मतलब गूगलेबल, जिसको एक सिंपल सा वर्ड है अपना बनाया हुआ हमारा, गूगलेबल अगर प्रोफेसर हैं तो वो बेटर है कि आप उनको देखें, क्योंकि दे नो मच अबाउट जब उन, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदा अगर लिख के दे रहा है ये टॉप क्लास का स्टूडेंट है, को लेकर लिख करके समझ होगा ये तो जाना, ये तो पता नहीं बंदा कौन है, ये जो कह रहा है वो कहने वाला। जिस आई थिंक एक लेटर था, आई थिंक फेमन के मुतालिक था, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेसर इन फिजिक्स, आई एम नॉट श्योर, आई सॉ द लेटर, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, किसी का लेटर था, मतलब द पर्सन हु वाज राइटिंग वाज अ बिग प्रोफेसर, और जिसके बाद मुतल्लिक लिखा था वो दुनिया का टॉप साइंटिस्ट था, एंड दिस वाज ही इज द बेस्ट काइंड ऑफ, इस तरह की एक लाइन लिखी हुई थी, एक लाइन, बट यस जो लिख रहा था उसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी थी, जो लिख रहा था, और जो नीचे बंदा था उसने आगे शो की अपनी क्रेडिबिलिटी की, ही वाज द वन। व्यूवर्स आई थिंक सो कि कार पे के एंड पे आई थिंक सो कोई टेक्निकल इशू आ गया है, इस वजह से इस वक्त उनकी वीडियो जो है हमें रिसीव नहीं हो रही। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं फरवा, अभी वो दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं। फरवा शाह स्टे विद अस, तो मैं उनके साथ आपका क्वेश्चन शेयर करती हूँ, बट लेट हिम ज्वाइन अगेन, और उनके एंड पे जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लें, जो भी उनका इशू आ रहा है, तो इस पर फिर हम फर्दर बात करेंगे। इसमें देखें जिस तरह भी उन्होंने आपके साथ रिकमेंडेशन लेटर की बात की, फर्दर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, और एंड पे हम आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शेयर करेंगे कि एज ए स्टूडेंट जब आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको एडमिशन मिल भी जाता है तो उसके बाद भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती तो भी चांसेस होते हैं कि आपको अगर एडमिशन मिल भी गया है तो शायद एम्बेसी की तरफ से आपकी रिजेक्शन हो जाए। जिस तरह अभी स्टार्ट में हमने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है जिसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, या वो वीज़ा मिल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, या वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर ममालिक में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका पर्पस सिर्फ वहाँ पर ये होता है कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को केटर करना होता है। उनका मकसद ये होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ आएँ, उनको फीस पे करें और वहाँ पर रहें। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपसे फीस ज़्यादा चार्ज की जाती है, तो वो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक तरह का बिजनेस होता है। तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के ज़रिए भी अपना केस करवा रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो प्लीज़ बी वेरी इन्फॉर्म्ड। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले रहे हैं उसके बारे में जानें कि उस यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। अगर वहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनसे राब्ता करें, उनसे जानने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लिमिट हो कि आप हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, और आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं जिसकी फ़ी चार्जेस कम हैं, ताकि आप दुनिया किसी दूसरे मुल्क में जाके स्टडी भी कर सकें और आपकी अफोर्डेबिलिटी भी हो। लेकिन यहाँ पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप फी स्ट्रक्चर की वजह से कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और उन यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हैं जिसकी फ़ी कम है, तो ये ज़रूर जानें कि क्या वो यूनिवर्सिटी क्रेडिबल भी है या नहीं है। कुछ केसेस में ये भी होगा कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप उस यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, लेकिन
اس کی ڈگری کی بعد میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے دنیا سے باہر کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو خود سے کوئی پرابلم اس سلسلے میں فیس کرنی پڑتی ہے تو ہماری ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے آپ کسی ایجوکیشن کنسلٹنٹ کے ذریعے جا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے یا جس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے تو وی ول ہیلپ یو آؤٹ. میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گی دیٹ اسٹے ود اس اینڈ لیٹ وقار بیگ جوائن اس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین. جی آئی ہوپ کہ اب ایشو نہیں ہوگا. جسٹ آپ کو پتہ ہے کچھ لائٹس کے اور جی نیٹ ورکنگ پاکستان کے میں ہم ایشو. رہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے. سو ایوری بڈی از فیملیئر ود اٹ. ابھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے ہمارا چونکہ ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ ایک کوشچن اسی سے ریلیونٹ ہم لے لیتے ہیں. فروز شاہ نے کوشچن کیا ہے کہ جو آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر ہے کیا وہ ایسوسیٹ پروفیسر سے ہونا چاہیے یا اسسٹنٹ پروفیسر سے ہونا چاہیے. اور شی اسپیشلی آسک فار اٹلی کہ اگر وہ اٹلی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہیں تو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, کس لیول کے آپ کے پروفیسر آپ کے وہ ریکمنڈیشن لیٹر لکھ سکتے ہیں. یہ ایکچولی جو اسسٹنٹ ایسوسیٹ ہے کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے چائنا کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ میں پتہ نہیں ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ, وہاں کبھی کبھی وہ مسئلہ ڈالتے ہیں لینے. لیکن نارملی آپ اسسٹنٹ سے لیں یا ایسوسیٹ سے لیں کوئی فرق نہیں. ہاں اگر لے سکتے ہیں تو سینئر پروفیسر آبویسلی ریسرچ زیادہ ہوگی اور اس کو لوگ جانتے ہوں گے تو اچھی بات ہے. لیکن کسی سے بھی لیں فار اٹلی اسپیسیفکلی تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. میں نے بتایا کہ زیادہ سینئر پروفیسر کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس پروفیسر کی کبھی ملاقات ہوئی ہے جو آگے آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہاں کی, ہو سکتا ہے اس کو لوگ جانتے ہوں تو تھوڑا اچھا امپیکٹ پڑ جاتا ہے کہ اچھا ریفرنس اچھا آ رہا ہے. تو ٹیک فرام اینی ون, کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. لیکچرر تھینک سے یو. بھی لے سکتے ہیں. اوکے, سیکنڈ کوشچن ہے کہ موٹیویشن لیٹر کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو کس طرح لکھتے ہیں. یہ آپ ذرا ہمیں جلدی سے اس پہ شیئر کر لیں تاکہ ہم فردر جو ہماری ہیں اس کو بھی پھر ہم کر سکیں اس میں. جی موٹیویشن جو لیٹر ہے وہ بالکل ون آف دا امپورٹنٹ لیٹرز ہے. اس کے اندر نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ایسے ایک لکھتے ہیں جس کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایکچولی جو پروگرام انٹینڈڈ جو پروگرام ہے اس کے لیے آپ کیوں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, وٹ واز یور موٹیویشن. تو نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا ہی زبردست قسم کا لکھتے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے موٹیویشن ان کی کیا ہے, جو کہ نارملی پاکستان میں تو یہی ہوتی ہے کہ بس باہر جانا ہے تو اسی وجہ سے لکھتے ہیں, یا دے نو کہ اچھا اسکالرشپ ہے تو پیسے ملیں گے. لیکن یہ نہیں, آپ نے ایکچولی اپنے ذہن میں سوچنا ہے. یو ہیو ٹو ورک اٹ آؤٹ لائک دس. یہ نہیں پڑھنے سے زیادہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جو دماغ اور دل ہے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو گو ابراڈ. تو کیا موٹیویشن کیا ہے, تو اوریجنل موٹیویشن دیکھیں کیا ہے. آئی نو کہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ہوگی, لیکن وہ آپ اس کو دبا کر صرف اور صرف پیسوں کی اور کچھ اسپیسیفک ریزن جو کہ نظر آتے ہیں کہ اچھا باہر جانا ہے, آزاد ہونا ہے, بس ادھر سے نکلنا ہے, تو پاکستان میں حالات خراب ہیں, یہی سوچیں. بٹ فائنڈ دا ایکچوئل موٹیویشن, اس کو انہانس کریں. فائنڈ دا گائیڈز آن دا انٹرنیٹ جو کہ مل جائیں گے, گوگل کریں گے گائیڈ ٹو رائٹ اے موٹیویشن لیٹر. سیمپل نہ دیکھیں, سیمپل دیکھیں گے آپ بے شک کاپی نہ کریں, آپ کا مائنڈ کاپی کرتا ہے 50 to 60% نارملی. تو لک فار دا گائیڈس, ان کو دیکھیں جو جو پوائنٹس مینشن کریں, اور رائٹ یور اون اسٹوری. کسی کو فالو نہ کریں, اور یہ نہ دیکھیں کسی کا بیسٹ موٹیویشن لیٹر نہیں ہے, کیونکہ ایوری تھنگ ڈپینڈز آن دا ریڈر جو کہ اس ٹائم پہ ایویلویٹ کر رہا ہے پڑھ کر آپ کو. اور نارملی اس کے اندر اپنے آپ کو زیادہ شو آف بھی نہ کریں. جو بات کرنی ہے تھرڈ اس کے اندر کی ہوئی ہو کہ آپ جو بھی اپنی بات کریں وہ بیان ہو رہی ہو, ڈائریکٹلی نہ لکھ رہے ہو کہ اچھا جی میں نے گولڈ میڈل لیا, وہ تو اپنے سی وی میں لکھا ہوا. اور جو باقی چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کی ساری جو بھی شو ہو رہی ہیں وہ اس طرح ہوں کہ جسٹ سیکنڈ, تو آپ کی وہ ساری کی ساری اس طرح ہوں کہ اس سے معلوم ہو کہ بیسیکلی آپ نے وہ کام کیا ہے. مطلب ایسے سمجھیں کہ تھرڈ پرسن ویو کے طور پہ آ رہی ہیں, ڈائریکٹلی نہیں آپ اپنی کوالٹیز کو مینشن کریں, وہ سی وی کے اندر پہلے ہی کی. اچھا, اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے لیٹر آف انٹینٹ. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیٹر آف انٹینٹ ہے, یہ لیا جاتا ہے کم جگہوں پہ لیا جاتا ہے, اتنی زیادہ پہ نہیں لیا جاتا. لیکن یہ ہے کہ یہ دیز کائنڈ آف لیٹر سیم اسی کیٹیگری میں ہے کہ نارملی اسپیسیفکلی یہ ہو جاتا ہے کہ یو وانٹ ٹو شو اباؤٹ اسپیسیفک فیلڈ کہ آپ کیوں
उस फील्ड के लिए जाना चाहते हैं, व्हाट्स योर सेम मोटिवेशन लेटर की कोर टाइप आप कह सकते हैं, ज़रा लेकिन जनरलाइज्ड स्पेसिफाइड फोकस्ड जनरलाइज हो होती जाती है है। थोड़ी-सी उस बारे में, और सेम इज़ द केस कि रीड अबाउट द गाइड और उसी के बारे में थोड़ा-सा आप लिखें, तो यू विल फाइंड द सेम, सिर्फ गाइड्स को पढ़ें, सैंपल्स ना करें, और राइट योर ओरिजिनल इंटेंट, बाकियों का ना देखें। और अगेन कोई बेस्ट लेटर ऑफ इंटेंट नहीं होता, इसे अपना लिखें, रिव्यू करवा लें अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, जो अच्छा रिव्यू कर सकते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट। उसके बाद हमारे पास इसी लिस्ट में एक और आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये क्या होता है और इसकी क्या वर्थ है आपके पूरे केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज द सेम केस। ये बहुत जनरल किस्म का लेटर होता है। मोटिवेशन और लेटर ऑफ इंटेंट बड़े फोकस्ड कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है इज द सेम कैटेगरी, और इसके अंदर आप बड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में बता रहे होते हैं कि व्हाई यू वांट टू गो फॉर द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, एंड फर्दर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप तो उसके लिए क्या, एंड व्हाट यू विल गेन फ्रॉम देम। तो मैंने अब बताया कि इसके सिंपल सा तरीका ये है कि गाइड्स वगैरह देखें, उनको देखकर आप एक यूनिक स्टोरी लिखें, और अगेन अपनी स्टोरी लिखें। आप पर्पस ज़रूर देखें कि व्हाट्स योर पर्पस टू गो फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जब आप वो पढ़ेंगे करेंगे तो फिर आप लिखकर और रिव्यू करवा लें अपने किसी दोस्त से और अपने किसी सीनियर से या टीचर से, तो दैट विल बी द थिंग। यानी आपका ये जो लेटर्स हैं जिसमें जितना आप ओरिजिनल उसमें मटेरियल ऐड करेंगे, ऑथेंटिसिटी होगी, आपकी अपनी होगी, एक्चुअल आपकी अपनी थिंकिंग होगी, उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप कोई बहुत आपको जिसको क्या कहते हैं फ्लावर डब, यानी बड़ा अच्छा किसी का लिखा हुआ मिला और आप उसको कॉपी करने की कोशिश करें। दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, दे आर देखें, एक्चुअली लुकिंग ये फॉर अच्छा लिखा हुआ एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। हो सकता है अच्छा लिखा हुआ आपको अच्छा ना लगे और मुझे अच्छा लगे, हो सकता है मैं जिसको अच्छा करूँ आपको अच्छा। ये चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट है देखने वाली। जो राइटिंग है उसके बारे में अच्छा होना या ना अच्छा होना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अगेन रिव्यूअर पे डिपेंड कर रहा होता है जो आपका पढ़ रहा है। तो इस वजह से जितना ओरिजिनल कंटेंट होगा, उसने पहले ना कभी रीड किया, तो उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस है। सिंपल सी थिंग है, क्योंकि आप नहीं जानते रिव्यूअर का क्या प्लान है, रिव्यूअर किस मूड में है, रिव्यूअर के साथ आज पता नहीं कोई परेशानी तो नहीं है, घर से कहीं लड़के तो नहीं आया हुआ। तो ये डिपेंड करता है। बिकॉज देखिए आपका पढ़ने वाला भी जो है दैट इज ऑल्सो ह्यूमन। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स को जरूर कहना चाहूँगी कि आप अगर ऑनलाइन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे यहाँ चूँकि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पे मोटिवेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही वो डिमांड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बड़ी, उनको एक तरह की, जिस तरह वो आयत से उनको डर लगता है, उनको इन लेटर से भी डर लगता है, और इसी वजह से उनको मुश्किलात होती हैं। आप जब लिख रहे हैं आप खुद से लिखें, लेकिन आप कभी कॉपी ना करें। आपको गूगल आप करेंगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ सैंपल मिल जाएंगे, जिस तरह अभी आपको वकार बैगनी का। लेकिन प्लीज नेवर कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, ये सोचते हुए कि शायद मैं ये कॉपी कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर खुदा ना खासा आपने कहीं से कॉपी किया है और दे ऑलरेडी नो कि इस तरह का है, तो डजंट मैटर कि आपका CGPA 90% है, बाकी आपकी हर चीज़ अच्छी है, आपको वो एडमिशन के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। जी, मैं आपको इसके ये बाद भी हमारे पास ना आता है एक और बड़ी अहम चीज़ कहना चाहूँगा। कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपको आपकी आसानी के लिए बीच में क्वेश्चन वाइज दे रहे हैं कि क्वेश्चन डिफाइन कर देते हैं कि थोड़ी आसानी हो जाती है। इसी वजह से मैंने कुछ अर्सा पहले देखा फ्रीलांसर्स हैं या इस तरह की वेबसाइट्स पे लोगों ने कहा हुआ बड़ा बेस्ट है, मेरे बेहतरीन ये है मेरा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेस्ट क्या है। लेट मी गिव यू सिंपल थिंग कि आप मुझे बताएं कि लेटेस्ट बुक जो आपने पढ़ी है, just discuss with your friend, does he or she find it best, आप पूछ लें। आप 2-3 से पूछोगे कि जी ये तो बेहतरीन है ही नहीं। सेम इज द केस विद द रिव्यूअर। अगर रिव्यूअर पढ़ रहा है आपका और वो उसको उसने बेहतरीन करती है, तो कोई भी बेस्ट लेटर नहीं है। कई कंसल्टेंट्स और इस तरह के होते हैं कि अच्छा हम आपको लिख के देते हैं, बड़ा बेहतरीन होगा। बिलीव मी, जो आप लिख रहे हैं कोई और नहीं। आप अपने बारे में जो बता सकते हैं दुनिया में कोई नहीं बता सकता। सिर्फ एक माँ ही है जो कि बता सकती है आपके बारे में, लेकिन ऑब्वियसली अब वो तो लिखने से नहीं, आप उनसे पूछ लें। लेकिन वो आपको फिर अगेन सुपरमैन और सुपर वुमन बना देंगी, जो कि सही नहीं है। तो इस वजह से वो आप और पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगी और वो इसमें आपके काम नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ होती है रिसर्च प्रपोजल, डेफिनेटली ये आपके उसमें आ जाएगा PhD के लिए या आपकी पोस्ट ग्रेजुएट उसमें आ जाएगा डॉक्टरेट के लिए।
इसके बारे में थोड़ा-सा आप ब्रीफली बता दें कि क्या है, इसको किस तरह कर सकते हैं और उसमें क्या चीज़ें उनको हेल्प आउट कर सकती हैं स्टूडेंट्स को? जी, रिसर्च प्रपोज़ल ज़्यादातर जो है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए चाहिए होता है, या जो एमएस लीडिंग टू पीएचडी के लिए जा रहे हैं, या जो रिसर्च मास्टर प्रोग्राम के लिए जिनके अंदर जाती रिसर्च स्ट्रैटेजी है उनके लिए ज़रूरी होता है जो रिसर्च प्रपोज़ल इज़ बेसिकली फुल प्लान कि आप किस बारे में रिसर्च करेंगे, और कई जगह इसके साथ टाइमलाइन भी दी जाती है। तो फॉर द पीएचडी और एमएस लीडिंग टू पीएचडी और फॉर द रिसर्च मास्टर्स, तो आप उसी हिसाब से ये बनाते हैं। आइडिया बड़ा यूनिक होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल इज जस्ट लाइक अ रिसर्च पेपर, but without without exact results and conclusions. It's about the expected results and expected conclusions जो आप आइडिया दे रहे हैं। और इसके अंदर नॉर्मली होता ये है कि लोग सोचते हैं कि यूनिक आइडिया होगा और उसी पे फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज़ फोकस नहीं करते, इसके जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें आइडिया आप जो भी दे रहे हैं, प्रोफेसर ने आपको पीएचडी के लिए आते हैं 4-5 साल, 3-4-5 साल रखना है, एमएससी पीएचडी को 5-6 साल रखना है, या मास्टर्स के लिए भी 2 साल रिसर्च करवाएं, तो वो आपका आइडिया खुद ही सेट कर लेगा। उसके पास इतना टाइम है कि आपका आइडिया सेट कर ले। तो अगर आइडिया यूनिक है, इज़ फाइन, अच्छा है, बेहतर। मैं ये नहीं कह रहा बहुत यूनिक आइडिया कि दुनिया ने आज तक वो पानी से गाड़ी चलाने वाला, आप कह रहे हैं जी वो पानी छोड़े, मैं बस हवा से गाड़ी चला दूंगा बस। ऑब्वियसली विंड मिल से चल सकती है, लेकिन स्टिल आप ऐसा आइडिया दे जो कि दुनिया में कोई नहीं करती, यूनिक आइडिया दें। उसके बाद असल जो स्ट्रक्चर के अंदर फोकस है वो प्रीवियस वर्क के ऊपर है। देयर यू विल शो योर क्वालिटी। प्रोफेसर को पता चलेगा कि ये पिछली चीज़ों को पढ़ना जानता है, उनको अरेंज कर सकता है, तो इट कैन बी अ बेस्ट रिसर्च प्रपोजल। तो आपका जो प्रीवियस वर्क है, प्रीवियस जो आइडिया से मुतल्लिक हो, वो जितना बेहतरीन लिखा होगा, बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि आपने 100 लिख दिया, चाहे इसने ये काम पे वो, तो जितना सेग्रीगेट किया हुआ है तो उस बारे में। इसी तरह के जिस तरह आप सेग्रीगेशन की सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप किसी दोस्त जो आपका गाड़ियों के शौकीन है उससे पूछें गाड़ियाँ कौन सी होती हैं, तो आप किसी आम से पूछे जिसको गाड़ियों के शौकीन है, आप पूछें कौन सी गाड़ी, तो कहेगा अच्छा यार ये कंपनी वो कंपनी। आप किसी दोस्त से पूछेंगे तो वो होता इतना स्टार्ट करें, कौन से वाली कह रहे हो, इलेक्ट्रिक कह रहे हो, हाइब्रिड कह रहे हो, फिर अच्छा यार मैं तो आपको वो कह रहा हूँ हाइब्रिड में कौन सी कंपनी, ये वाली वो वाली, कितने सीसी। तो यू सी सेग्रीगेशन, तो आपको पता लगा इसको शौक है, मैंने जब भी गाड़ी की बात करनी है उससे करनी। सेम इज द केस विद द रिसर्च प्रपोजल कि जितनी अच्छी सेग्रीगेशन आपने, क्योंकि उतना प्रोफेसर को पता होगा कि इस बंदे को अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना आता है, ही नोस, और वो आगे ठीक है यार, उसके पास टाइम है प्रोफेसर के पास। आपका अगर आगे मेथोडोलॉजी में कोई इश्यूज हैं या कंक्लूजन में इश्यूज हैं या बाकी किसी पार्ट में इश्यूज हैं, तो प्रोफेसर करवा लेगा आपसे कवर। लेकिन आप जहाँ शो करेंगे अपनी क्वालिटी वो प्रीवियस वर्क में, और जस्ट हाउ योर राइटिंग ओवरऑल कैसे। इसमें यानी लेट्स सपोज किसी का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस स्टूडेंट की एबिलिटी नहीं है, लाइक वो उसको कन्वर्ट अपने आइडियाज़ को प्रिसाइज वर्ड में नहीं कर सकता, स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं बना सकता, तो वो भी इसके नेगेटिव में जाएगा ना। इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो रिसर्च प्रपोजल पे काम कर रहे हैं, अगर उनकी राइटिंग स्किल थोड़ी कम है तो उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए और उसके बाद रिसर्च प्रपोजल को लिखना चाहिए। हाँ जी, राइटिंग स्किल्स, और इससे ज़्यादा आइडिया को कन्वर्ट करने से ज़्यादा कि आइडिया से रेलिवेंट काम क्यों है और कैसे इस आइडिया तक पहुँचे, जो कि ज़ाहिर करता है कि आपका उस एरिया के बारे में नॉलेज कितना है, जो कि प्रीवियस वर्क या पहले से किए हुए काम की हेडिंग के अंदर आते हैं, कि इस बारे में काम कितना हुआ होगा और आप क्यों इस आइडिया तक पहुँचे, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें, वो बड़ा मेजर पार्ट है। बाकी जो पार्ट्स हैं, आइडिया अगर स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो इट इज़ ओके, प्रेजेंटेशन अच्छी कर लें, और लेकिन काम तक कैसे पहुँचे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से इसको ज़रूर देखें कि, क्योंकि मैंने सेम बात कि अगर आपसे गाड़ियों को पूछा जाता है तो आप कैसे बताइए, सेम इज़ द केस विद द जॉब। आप जानते हैं जब जॉब कंपनी के लिए किसी के लिए जाए, अगर आपको कंपनी का आइडिया नहीं है तो कहेंगे भाई चले जाएं आप बाहर, आपको तो पता ही नहीं है आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन बेशक आपका गोल्ड मेडल, लेकिन जब आपको कंपनी का पता है, अच्छा जी, तो फिर इसके बाद तो सेम इज़ द केस कि जब आपको हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप आइडिया, तो यू कैन प्रेजेंट इट इन अ गुड वे, तो वो रिसर्च प्रपोजल बेहतरीन है। चलिए, ये तो हमने जो जनरलाइज्ड आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं जब आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसने सारे अपने टेस्ट भी क्लियर कर लिए, उसके लेटर्स भी परफेक्ट गए और उसको एडमिशन मिल गया, ही गॉट द एडमिशन।
लेकिन उसके बाद कोई रीज़न होता है कि वो उस मुल्क में जाकर ना पढ़ सके। मैंने ये बात इसलिए आपसे पूछी है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया कि वो वीज़ा मिल की बात आ गई कि अगर वो इंस्टीट्यूट इतना ऑथेंटिक नहीं है, उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो आपकी एम्बेसी जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। और जब हम एम्बेसी की बात करते हैं, जब स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है प्री एनरोलमेंट। आप उसके बारे में बताएँगे कि ये क्या है? लाइक स्पेशली अब रिसेंट में पिछले 2 साल में कोविड की सिचुएशन के बाद, क्योंकि हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स के अब केसेस ये भी आते हैं कि उनको एडमिशन मिल चुका हुआ है, लेकिन डिले हो रहा है, दे डोंट नो, डिले इज़ फ्रॉम द एम्बेसी एंड। तो क्या जो इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाई होती हैं, क्या उसकी वजह से है या कोई और रीज़न होता है? उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा ज़रा स्टूडेंट्स को गाइड कर दें। देखिए वीज़ा जो है ये ज़्यादातर मुल्कों को मसला आता है, नॉट जस्ट अस बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्री दुनिया में 70% जो कंट्रीज़ हैं 30% को सिर्फ फ़ायदा होता है जिनके बड़े अच्छे हैं, बाकी 70% कंट्रीज़ को मसला आता है। तो पाकिस्तान इसमें ज़्यादा नहीं, हाँ हम इसमें ज़्यादा इस तरह कि हमें थोड़ा ज़्यादा आता है बाकी भी, लेकिन आता सबको। तो वीज़ा सेक्शन बिल्कुल अलग है, डू नॉट कंसिडर इट एट अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और समथिंग, ये एक अलहदा होते हैं, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वी हैव टू फॉलो देम। तो होता क्या है कि कई जगह पे इश्यूज आते हैं, आपको बर्दाश्त करने हैं, वी ट्राई। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का हो रहा है तो गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, लोग इकट्ठे होकर रिक्वेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट्स को, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली कोविड ने बड़ा असर डाला है और इसकी वजह से हर जगह हर एक को मालूम है कि वीज़ा अभी तक बंद है, चाइना का इवन बंद है वीज़ा। तो इस बारे में अगर आप देखें तो ये इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई करना छोड़ दें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि आप इन पे अप्लाई करते रहें, क्योंकि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो चलता ही इस तरह। तो लेकिन ये है कि कई ममालिक में प्रोसेस कुछ कम्प्लेक्स है। इटली उसके अंदर आप मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेना है या बैचलर्स के अंदर, तो वहाँ प्री इनरोलमेंट का एक प्रोसेस एक अलग से होता है कि इवन यू आर ऑन द पैरेलल यू आर अप्लाइंग फॉर द एडमिशंस विद स्कॉलरशिप्स में भी टू द यूनिवर्सिटीज़ इन इटली, और इसके साथ साथ आपने प्री इनरोलमेंट करवानी थी एम्बेसी में। तो इस प्रोसीजर की वजह से, पैरेलल प्रोसीजर की वजह से कईयों को इश्यूज आ जाते हैं। उसकी अपनी डेट्स होती हैं एम्बेसी की, एडमिशन्स की अपनी डेट होती हैं। ज़्यादातर कोशिश तो ये होती है एम्बेसी की मैच कर जाएँ, स्टूडेंट्स को उसमें एनरोलमेंट नहीं मिलती, तो ज़्यादातर हमें उसके अंदर बड़ा इश्यूज आता है। यस, आवर पीएचडी प्रोग्राम इज़ गोइंग वेरी वेल, उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है और वीज़ा डायरेक्ट लगता है। तो हमारी तो अब तक तो इटालियन डिले तो है, लेकिन 100% रेशियो पर है पीएचडी। लेकिन मास्टर्स के अंदर बड़ा ही होता है, इसी वजह से हम नॉर्मली इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर मौके पे हिम्मत हार बैठता है। वी आस्क इनके आप दूसरी जगह देखें, बट यस इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल नहीं है, हेक्टिक प्रोसेस है, बट यस गो थ्रू इट। इनरोलमेंट का अच्छा, एक लेट्स प्रोसीजर सपोज होता किसी है। स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है, ठीक है, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, लेकिन वीज़ा प्रोसेस की वजह से ना उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है ना एक्सेप्ट हुआ है, वो डिले हुआ हुआ है और यूनिवर्सिटी में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो उसकी क्या है, क्या वो उनका स्टूडेंट रहता है, वो पाकिस्तान से वो क्लासेस अटेंड करता है, क्या उसको वही फीस पे करनी पड़ती है और उसके बाद वो जाके जब वो उसको वीज़ा एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद वो जाके ज्वाइन करता है, या यूनिवर्सिटी उसको ये अलाउ करती है कि आप ये सेमेस्टर जिसका आपने पे कर दिया होगा इसको स्किप कर दें और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर लें, या ये आपने देखिए आपका ये फॉल में डिपेंड एडमिशन करता हुआ है। है तो आप स्प्रिंग में कर लें। देखिए डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कई मोड्स होते हैं जैसे आपने बताया कि कई दफ़ा वो कहते हैं कि आप इसको फ्रीज़ करवा दें सेमेस्टर को, नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन कर लें। कई दफ़ा वो कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ले लें, लेकिन ये नहीं पता ऑनलाइन शायद 1 साल ना चल जाए, 2 साल तो नहीं ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो और अगर उसके अंदर एग्जैक्टली। डिग्री ऐसी है जिसके अंदर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने साथ साथ साइंसेस के हैं जिसके अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने लैब पे टाइम गुजारना है, तो उनको कैसे काउंट करेंगे। कई कोर्सेज ऐसे हैं साइंस के अंदर जिसके अंदर लैब की ज़रूरी है क्रेडिट आवर होना, उनको कैसे करेंगे। तो कई जगह वहाँ मसला बड़ा एक टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है एम्बेसी और यूनिवर्सिटी और आपके ऊपर। तो नॉर्मली यही होता है कि स्टूडेंट लुक फॉर द अदर अपॉर्चुनिटीज़ अगर डिले बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगेन कि अगर आपकी उसके अंदर क्रेडिट आवर्स हैं लैब्स के और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली डिग्री तो फिर भी ना पूरी हुई, चाहे आप 1 साल पाकिस्तान में गुजारें, आपने वहाँ जाकर फिर एग्जैक्टली। कितना टाइम मिलेगा कि आप वहाँ ये करें। तो ये अगेन डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वीज़ा इश्यूज हर चीज़ में आते हैं, आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। बट
obviously students are going, یہ کہ نہیں جا رہے, they are going a lot with these issues as well. لیکن آپ اپنی ٹرائی بہترین کریں, اچھی یونیورسٹی خود اپلائی کریں, سارا پروسیس خود کریں, اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کریں اچھی طرح. تو آئی تھنک کہ میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ ایشو کا ڈیلے ہو سکتا ہے, پر ویزا ایشو ہو جائے گا. اینڈ پہ کوشچنس کی طرف جانے سے پہلے میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارا اس کا ٹاپک تھا کہ ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں چانسز کہ ہمیں کسی فارن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے. تو اس کا بیسک یہ ہے کہ جو آپ اپنی ڈاکومنٹ سبمٹ کروا رہے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ اپنے اس کی ڈاکومنٹ سبمٹ کروا رہے ہیں کہ آپ نے گریجویشن کیا ہے تو اس میں آپ کے مارکس اتنے ہیں سارا کچھ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جو آپ لیٹر سبمٹ کروانے ہیں. اگر آپ کے لیٹر جو آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر ہے, موٹیویشن لیٹر ہے, وہ افیکٹو ہے, امپیکٹ فل ہے, تو آپ کے چانسز انکریز ہو جائیں گے اگر آپ کا سی جی پی اے کم بھی ہوگا. لیکن اگر آپ کا سی جی پی اے بہت اچھا ہے لیکن آپ کی جو آپ نے ساتھ میں لیٹرس اس کے ساتھ سبمٹ کروائے ہیں وہ امپریسو نہیں ہے, تو آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل بالکل. اس کے اندر میں ایک چیز مجھے بھول جائے کہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہے, آئی تھنک 6 months بھی نہیں ہوا. ایکچولی ایشوز یہی ہوتے ہیں کہ دیر واز اے کیس اٹالین اسٹوڈنٹس کا, ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ڈاکومنٹیشن غلط جمع کروائی. آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کی انٹینشن کیا تھی. مے بی وہ ڈاکومنٹیشن میں بہت زیادہ مانگ رہے تھے, جس کو یونیورسٹی نے شاید مانگے ان سے یا ایمبیسی نے مانگے. تو ڈیو ٹو ایکریڈیشن ریکوائرمنٹس میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں نے جعلی جمع کروائے یا جو بھی تھا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایشو اینڈ آلسو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ ایز ویل. لیکن یہ ہے کہ ہوا یہ کہ دے ور کنسیڈرڈ فیک. اور اس کے سے ہوا کیا, جو اسٹوڈنٹ سے جو پراپر چینل سے آئے تھے سارا کچھ, تو ان کو بھی رگڑا رکھا. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک یا دو یا کچھ لوگ کی وجہ سے سارے کے سارے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اس پھر سارا بیچ جو جا رہا تھا وہ افیکٹو ہو. جی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست نکل گیا, ہو سکتا ہے کسی ایسے فیک کنسلٹنٹ نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کو ایڈمیشن دلوا دیا ہو. لیکن ہوگا کیا آگے جا کر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ڈگری بھی کر گیا ہو, لیکن کسی نہ کسی کو پھنس جائیں گے. پھر ہر جگہ اسکروٹنی ہوتی ہے, دے گو بیکورڈز, اور اس طرح آپ پھنس سکتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں آپ, اور آپ کے اگلے لوگوں کے ساتھ اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. تو لوگ کم ہی سوچتے ہیں اس بارے میں, لیکن باہر جا کے سمجھ آتی ہے کہ ہم نے غلط کیا. لیکن کیا کریں, اس تک پھنس چکے ہوتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ آلویز اتھینٹک رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دینے ہیں. آپ اپنی محنت پہ یقین رکھیں, یہاں تک پہنچے ہیں آپ تو محنت کر کے ہی پہنچے ہوں گے. نہیں کی تو اب کر لیں, تو کوشش کریں, ورنہ کئی ایشوز ایسا کبھی بھی اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. چلیں اس وقت آپ کو کمنٹس میں اگر کوشچن نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, یا میں آپ کے لیے پڑھ دوں کیونکہ دونوں کا کوشچن کافی ٹیکنیکل ہے. اس نے ڈیٹیل میں پوچھا ہوا ہے کہ اس کا سی جی پی اے ہے 3.71 اور اس کی 2021 کی ڈگری تھی. جی یہ زوہا فاطمہ نے پوچھا ہے کہ 3.71 ڈگری میں کمپلیٹ 2021 میں ایم ایس کیمسٹری میں. میں نے اس کے بعد 6 months کی ٹریننگ پی سی کی ہے واٹر فیلڈ میں. اس کے بعد پی سی ایم میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں 3 months کی انٹرنشپ کی ہے. کس یونیورسٹی میں لوگ کام جاتے ہیں پی اور جم. دیکھیں آپ کا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے, میں نے کام کا اس وجہ سے کہا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کام میں تو ہم شاید شاید ہمارا وہیں ہونا ہے. آپ اپنے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کام نہ سوچا کریں کوئی بھی. تو اپنے اگین محنت پہ یقین رکھیں. محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں اس کو بھی یہ کہہ رہا ہوں جس کی 2 CGPA ہے, مطلب اس نے محنت نہیں کی ہوئی. لیکن اگر ابھی محنت کرتے ہیں, محنت کا کیا مطلب کہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے رہیں. اس کے اندر کون سا میں آپ سے رٹا مارنے کا کہہ رہا ہوں یا اس طرح کی چیزیں آپ پریشان ہو جائیں. آپ نے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے. محنت کا مطلب یہ کہ اپنی ایک جو ڈاکومنٹیشن ہے ان کو محنت کرنی ہے, اپنے رزلٹ ٹیسٹ وغیرہ. تو آپ بیٹا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ میں اس میں ایک مشورہ ہمیشہ دینا چاہوں گا. آپ نے کیمسٹری کی ہے, لیکن میں آج کل چاہتا ہوں کہ مجھے جب کیمسٹری والے میرے سامنے ہیں تو وہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایم ایس سی کیمسٹری کمپیوٹیشنل کیمسٹری میں کی. آئی آلویز وانٹ دیز پیپل کہ آج کل یقین کریں ایم ایس کیمسٹری یا باقی جو فیلڈز ہیں اس کے اندر آپ مجھے ساتھ کمپیوٹیشنل ضرور کریں. اگر نہیں کیا ہوا تو ابھی آپ کورسز کریں, آن لائن اویلیبل. HEC آپ کو دے رہی ہے لائسنسز فری آف ود ان نامنل کیسز اور نامنل پلیس کے اوپر آپ مل جائیں گے بیٹا. ہزاروں کورسز مل جاتے ہیں آج کل, اللہ کے کرم سے لوگ بہت ہیلپ کر رہے ہیں ایک دوسرے. تو ایک تو وہ ضرور آپ آئندہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے نیکسٹ ٹائم کہ میں نے کمپیوٹیشنل میں کی ہے
डू द कोर्सेज आर और इस तरह के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के। उसके बाद आपने जो कहा है कि कीवे, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ बेटा एक तो सर्च कर लिया करें। विकीपीडिया इज़ द बेस्ट रिसोर्स। आप विकीपीडिया पे लिखिए यूनिवर्सिटीज़ इन इटली, यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। अच्छा, कम कहाँ लोग जाते हैं ये आपको पता लग सके। अगर स्पेसिफिक सवाल का मैं जवाब दूँ तो आप ग्रुप्स हैं बने हुए ऑनलाइन, इटली के स्टूडेंट्स का, जर्मनी के स्टूडेंट्स का, स्टडी इन लाइफ इन जर्मनी, स्टडी इन लाइफ इन इटली, या पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन इटली, उन पे जाएँ और स्टूडेंट्स बताते रहते हैं इस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी में। जर्मनी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये है क्योंकि जर्मनी स्कॉलरशिप्स हैं नहीं, आपको ब्लॉक अमाउंट के साथ जाना पड़ता है जो कि 10,000 यूरोज़ है। आप उसके आजकल अमाउंट बता दें, वो पैसे आपको ही वापस मिलते हैं मंथली। यू विल गो थ्रू द बैंक और आपको मिलेंगे। तो उसके अंदर नॉर्मली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की मेजर जो टाइप्स हैं वो दो हैं, आप कह सकते हैं। एक मेजर यूनिवर्सिटी जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में मास्टर्स और बैचलर्स होता है, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स होता है। पीएचडी एक एक्स्ट्रा होती है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। जैसे सेम है, लाइक सेम उनको पाकिस्तान में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बीटेक वगैरह अगर मैं समझूँ, बट यस पीपल कैन से अबाउट अदर टू, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है तो बीटेक वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन बाहर सेम, जर्मनी में यू गो फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जहाँ स्टूडेंट काम जाते हैं और स्टूडेंट जॉब करें। ज़्यादातर जो टारगेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को करते हैं मेन, और वहीं से मास्टर या पीएचडी करते हैं। लेकिन हम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में जाएँ, वो मास्टर्स करें, और कोशिश ये करें, जो हमें कुछ बताया स्टूडेंट्स ने वो ये था कि नॉर्मली ट्यूशन फीस नहीं है, लेकिन इस वजह से सारे वहीं प्रेशर होता है। कोशिश करें जिसकी ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ दें, चाहे 10 यूरो है, चाहे 20 है, चाहे 100 यूरो है, थोड़े से पैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई नहीं करते क्योंकि आप भी जानते हैं जहाँ पैसे देने का कहा जाए वहाँ वहाँ पीछे हट जाती है, लेकिन जहाँ फ्री हो तो वहाँ सारे। तो गो फॉर दो यूनिवर्सिटी जहाँ थोड़ी बहुत फीस हो, लेकिन अगेन अप्लाई इन देयर जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। लुक एट द वेबसाइट्स, कुछ नहीं जाता। यकीन करें, आप एक महीना लगाएं, आपको पता लग जाना, ज़बानी याद हो यानी मेरे से अच्छे आपको अंदाज़ा होगा, आप मेरे से अच्छा यस, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। यही हम बार-बार कहते हैं कि देखिए आप इतना बड़ा फ़ैसला ले रहे हैं, आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो इन्फॉर्म्ड होके जाएँ ताकि वहाँ जाके मुश्किलात ना पेश आएँ। हमें एक और क्वेश्चन आया है वसीम की तरफ से, काइंडली शेयर डिटेल्स फॉर पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये तो बड़ा देखिए, वो आपसे आप जी बहुत जनरल है बेटा, यही बात हाँ, ये ना जनरल आपके लिए कि आप किसी से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप पूछे कि मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए और ये क्वेश्चन है मेरा स्पेसिफिक। देखिए, डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा। मैं आपसे कहता हूँ पूरी दुनिया ओपन है, मैं नीचे वर्ल्ड लिख देता हूँ, आप उसको सर्च। तो एवरीवेयर इज ओपन, डू योर होमवर्क। पीएचडी हर जगह हो रही है, जस्ट लुक अराउंड कि कहाँ करनी है, किस तरह रैंकिंग पे जाना है। कई रैंकिंग की भी टाइप्स हैं, क्यूएस रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रैंकिंग, फिर एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स हैं जो कुछ ओपन कर रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स अब एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग को फोकस करते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान में तो फोकस नहीं किया जाता। यू विल सी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी देयर जिसमें लम्स एक नज़र आती है हमें। सो यू विल सी अराउंड सच थिंग देयर कि आप एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स देखें कि आपने पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग में करनी है तो आप सोचें यार पाकिस्तान आके मैं क्या करूँगा, तो मैं बाहर ही एम्प्लॉयबल हो जाऊँ। तो इस तरह करके देखें, लुक अराउंड। आपने अगर देखनी है डिटेल्स, बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है डिटेल्स। अब आप तो इसके अंदर 2-3 चीज़ समझते कि मैं आपको कोर्स पर बताऊँ। अच्छा जी, पहले साल आप पढ़ेंगे जी वो वाटर के कोर्सेज पढ़ेंगे, दूसरे साल आप केमिकल के कोर्सेज पढ़ेंगे। तो अगेन बेटा, पीएचडी इज अ big degree. You have to think a lot before going for that. You have to manage yourself and your family. Most of the cases that लोगों का कि आपने इतना बड़ा decision लेना है. So focus on these things and move forward with the right questions, and then you will get the right answers. अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो उससे पहले मैं वसीम को कहूँगी काइंडली आप ऐसा करें कि आप का क्वेश्चन जो है पूरी डिटेल के साथ हमें इनबॉक्स कर दें और हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि जनरलाइज क्वेश्चन उसमें नहीं किया जा सकता। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट वी हैव वन मोर क्वेश्चन। आई थिंक किरण फातिमा का ले लेते हैं। जी मैं इसमें ये प्लीज जो नाउ आस्किंग अबाउट हाँ मैं इसमें पहले डॉक्टर फारूक खान का जरूर थैंक यू अदा करना चाहूँगा। इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर और बहुत ज़्यादा मोटिवेटर है, एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मी टू द एमआरसी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक, and you know we motivate each other and we move forward. The same is the case. Dr. Farooq is one of the biggest support of all the time, so thank you so much, Dr. Farooq.
اور اس کے علاوہ کرن فاطمہ کویشچن ہے ورتھ آف پبلیکیشن دیٹ نیسیسری فار گیٹنگ دا ایڈمیشن. دیکھیں اگین میں نے آپ کو بتایا کہ کریڈیبلٹی ایڈمیشن کے لیے اور ہر چیز کے جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ ہونی چاہیے. اگر نہیں بھی ہے تو اٹ از فائن, صرف پلیسز آپ نے ڈھونڈنے ہیں. کویشچن یہ بہت جنرل ہے, اس لیے اس میں آپ کو جنرل آنسر دے رہا ہوں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے بھی نہیں بھی ہے. کئی جگہوں پر ضروری نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس نہیں بھی. میں اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں, از اے پروفیسر, بگ پروفیسر نو جرمنی کے اندر. اگر وہ سن رہے ہوئے تو وہ کہہ بھی دیں گے یار آپ میری کرتے ہیں تعریف ہر دفعہ. سو ہی واز ہیونگ 50 پیپرس, 50 اس کے پیپر تھے ماسٹرس کے اندر. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, میرے بھی ابھی تک نہیں ہے, آپ لوگوں سے پوچھے نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے کسی نے جرمنی میں بلایا, میڈم نے, پروفیسر نے, تو اس سے مجھے بٹھا کر پوچھتی تھی, تو مجھے کہتی کہ میں تمہاری جگہ اس اسٹوڈنٹ کو لینا پسند کروں گی جس کا ایک بھی پیپر نہیں ہے بٹ ہی نوز اباؤٹ ہز ورک, کہ تم نے کیا کیا, پیپر اتنے سارے تھے, کسی اس فیلڈ میں لکھا, اس فیلڈ میں لکھا, ایک میں بھی لکھتے تو مجھے معلوم ہے اتنے تم نے تھیسس ہی اپنا لکھا ہوتا اور وہ بڑا الائنڈ ہوتا اور صحیح ہوتا جسے پتہ لگتا تو ہوتا. اور کئی اسٹوڈنٹس کا ہم سنتے بھی ہیں ڈارٹ کے لیے جو پی ایچ ڈی کا, ڈارٹ کے لیے جو اسکالرشپ کا پی ایچ ڈی کا لیکچر آفر ہوتا ہے جرمنی میں, اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جیسے ہی مجھے کہتے ہیں نا میری اتنی پبلیکیشن میرا ہونے, میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال کیا پوچھا تھا, ایک پبلیکیشنس کہیں نا, اور آگے بتاتے ہیں ہاں یہی ایکسپیرینس ہے. تو کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دے ریکوائر اوریجنل ورک. پبلیکیشنز تو آج کل کئی پیڈ ہیں, 2-2.5 لاکھ 4 لاکھ میں پے کرتے ہیں, ان کا ریویو پروسیس آسان ہو جاتا ہے, فیس ہوتی تو ہو جاتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پبلیکیشن, لیکن ایون یو ہیو ڈن اوریجنل ورک, آپ کا شو کر رہا ہے تو پروفیسر جو ریڈ کر رہا ہے ہی از ویری ایکسپیرینس, وہ تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لے گا یو ہیو ڈن دیٹ. کئی ایگزامپل ایسے کینیڈا میں ہمارا دوست ہے, از آلسو پروفیسر دیر, اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایک دفعہ اس طرح ہی ہوا تھا کہ انہوں نے, پروفیسر نے جیسے اس کا کام دیکھا, اس کو پروفیسر پبلش نہیں کرنا رہتا ہے, جیسے اس کی پروفیسر نے اس کا کام دیکھا, کہا تم اسے چھوڑو, پیسوں کو بھی چھوڑو, میں اپنی تنخواہ میں سے دے دوں گی, تم یہاں پہنچو, کینیڈا پہنچو, تمہاری جو پبلیکیشن ہے تو بڑی ٹاپ کلاس کی چاہیے, ابھی تک رکی ہوئی ہے. اس تو کا کام بہت اگین امپریسو تھا. ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ مچ ورتھ یو آر پوٹنگ ان ٹو یور ایفرٹس, چاہے وہ پبلیکیشن. ہاں پھر اگر پبلیکیشن ہوئی ہے تو ویل اینڈ گڈ. کئی جگہوں پر وہ پروسیس, جیسے اگین سی جی پی اے فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ کی اسکالرشپ پہ آیا تھا تو آپ فوراً اوپر, پبلیکیشن جہاں فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہے فوراً اوپر آ جائیں گے. لیکن اگین اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے, اینڈ آپ نے اچھی طرح پروفائل پڑھا ہوا ہے, کئی کیسز میں جہاں پروفیسر کنٹیکٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول ورتھ اے لاٹ. اور یہ لاسٹ میں وسیم بھی ہو سکتا, میں جلدی سے بتا دوں جی, اٹلی کے اندر آبویسلی ہمارا رین فال جو بڑا ہی فیمس ہے, لاسٹ ایئر 300+ اسٹوڈنٹس کے, ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹس, ایون ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ناٹ گو فار دیٹ. ایک سال کے اندر گئے ہیں, تو فالو دیٹ رین فال اٹیلین فائل, اور اس کے اندر آپ کرتے رہیں, یونیورسٹیز آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. آئی تھنک 7واں ورژن ابھی تک آیا, اینڈ لک اراؤنڈ, اور آپ اس کے اندر کرتے رہیں اپلائی, آپ کا ان شاء اللہ ہو جائے گا. اور فیس ضرور جمع کروائیں, کچھ یونیورسٹیز کی فیس ہے اگین باقیوں سے لیتا ہو جائیں, فیس والی سارے میں اپلائی کریں, جہاں جہاں کیمیکل انجینئرنگ ہے, ڈو ناٹ گو فار 1 or 2, جہاں جہاں کیمیکل انجینئرنگ ہے سب میں اپلائی کریں, ان شاء اللہ ہو جائے گا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ وقار بیگ, آپ نے جوائن کیا, آپ نے بہت ڈیٹیل میں انفارمیشن شیئر کی, اور مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے ہمارے اس لائف سیشن کو اٹینڈ کیا ہے ان کے بارے میں ان کو یہ ساری انفارمیشن جو ہے ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اب کوشچن کرنا چاہتے ہیں, آئی ول ریکویسٹ دیم کہ وہ ہمیں ان باکس کریں, اینڈ ان شاء اللہ وی ول ریپلائی بیک ٹو دیم. اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اسی کے ساتھ میں آج کے اس سیشن کا اختتام کرتی ہوں میری جانب سے, اور مائیگرینٹ ریسورس سینٹر کی جانب سے ہمارے سارے دیکھنے والوں کو اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.